Welcome back to my channel. I'm Gulabsha Siddiqui. Today we people are going to learn about the chapter Application of Biotechnology from class 12th NCERT book. इससे पहले मैंने 2 लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी का लिया हुआ है, आप लोग ज़रूर से जाइएगा, उसे देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी सो दैट यू पीपल कैन गो एंड वॉच देयर। और स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके। तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, फंजाई का, प्लांट्स का, एनिमल का, इन सब का यूज़ करते हैं। किसके लिए? बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनका जीन होता है। अगर हम लोग देख रहे हैं, जीन होता है, हमारे डीएनए में क्या होते हैं? जेनेटिक सीक्वेंसेस होते हैं। तो अगर उन जेनेटिक सीक्वेंसेस को अगर हम क्या कर दें, उन ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक सीक्वेंस को हम चेंज कर दें, अल्टर कर दें अपने बेनिफिट के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और उसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल। यहाँ कुछ एप्लीकेशन दिए हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिक, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, प्रोसेस्ड फूड, बायो रिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये सारे एप्लीकेशन हैं। बीटी टॉक्सिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो बीटी टॉक्सिन को मतलब ये कैसे प्रोड्यूस होता है? एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या है? बैसिलस थुरिनजेंसिस नाम है, ठीक है। तो इसका जो जीन होता है, उस जीन में बीटी टॉक्सिन जीन प्रेजेंट होता है। मान लीजिए ये क्या है? हमारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसके पास जो जीन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बीटी टॉक्सिन जीन बोल रहे हैं। इस जीन को हम क्या करेंगे? इस बैक्टीरिया से आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट मतलब निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे? इनकॉर्पोरेट कर देंगे एक वेक्टर में। तो वेक्टर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में इसको डिटेल में बताया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इस जीन को, क्योंकि बीटी टॉक्सिन जीन हमारा डिज़ायरेबल है, इसको निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे और इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे किसमें? एक वेक्टर में। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे वेक्टर है, तो वेक्टर में देखिए हम लोगों ने बीटी टॉक्सिन जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो अब ये वेक्टर कैसा हो गया? रिकम्बिनेंट वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर को हम किस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे? इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम लोग प्लांट्स में, ताकि ये जा करके प्लांट में एक्सप्रेस करे, अपना एक्सप्रेशन शो करे। और ऐसे प्लांट जिनमें इन वेक्टर को हम एक्सप्रेस कराने के लिए ट्रांसफॉर्म किए हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बोलेंगे। और ये प्लांट जो होगा अब इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि बीटी टॉक्सिन के ही ऊपर है। तो इनमें अगर हम लोग देखें तो हम देखने वाले हैं, यहाँ पे फिर से देखिए बीटी कॉटन के बारे में हमने बताया है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है? बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया है, उसके पास बीटी टॉक्सिन जीन, यहाँ देख रहे हैं आप लोगों को बीटी टॉक्सिन यहाँ पर जीन प्रेजेंट है। ये बीटी टॉक्सिन जीन हमारा प्रेजेंट है यहाँ पर। इस जीन से क्या होगा? हमारा mRNA बनेगा। mRNA से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। आपको हमेशा पता होगा सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? हमारा डीएनए होता है। डीएनए से हमारा क्या बनता है? डीएनए से हमारा mRNA बनता है। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए बनता है। और इस mRNA से क्या बनता है? हमारा कोई ना कोई प्रोटीन बनता है। तो ये हमारा सेंट्रल डोग्मा होता है, और ये प्रोटीन ही एक्सप्रेस करते हैं, फंक्शनल होते हैं, तभी जा कर के अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा? ये जीन रहेगा, उससे mRNA बनेगा, प्रोटीन बनेगा उस बैक्टीरिया में। बनने के बाद क्या करेंगे? इस जीन को हमको निकालना है। और ये जो जीन है हमारा, इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है? लेपिडोप्टेरन और ट्रिप्टेरन नाम के जो इंसेक्ट होते हैं, इनको किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस बीटी टॉक्सिन जीन का, या बीटी टॉक्सिन प्रोटीन का यूज़ करते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है, ये किससे फॉर्म होता है? प्रोटीन क्रिस्टल से फॉर्म होता है। और ये टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। क्यों इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है टॉक्सिक? क्योंकि ये लेपिडोप्टेरन और डिप्टेरन के लिए टॉक्सिक होता है। दिस टॉक्सिन, ये जो टॉक्सिन होता है, जब कोई, यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया कि मान लीजिए कोई बीटी कॉटन प्लांट है, इस पे क्या हो रहा है? ये डिप्टेरन या लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट है, ये क्या कर रहा है? फीड कर रहा है। फीड करेगा तो इसके अंदर ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है ये चला जाएगा, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन चला जाएगा, लेकिन ये क्या रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। और जैसे ही इनके बॉडी के अंदर ये इनएक्टिव प्रोटीन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये किस फॉर्म में रहेगा? प्रोटोटॉक्सिन फॉर्म में रहेगा।
लेकिन इनके बॉडी में, इस इंसेक्ट के बॉडी में अल्कलाइन पीएच रहता है। इसकी वजह से ये इनएक्टिव टॉक्सिन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये एक्टिव होता है तो ये क्या करता है, बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन होता है एक्टिवेटेड होने के बाद ये क्या करता है, इन इंसेक्ट के मिड गट सरफेस के ऊपर बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद क्या करता है, उनमें पोर्स क्रिएट कर देता है। पोर्स क्रिएट करेगा और स्वेलिंग हो जाएगी, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, सेल इसकी जो मेम्ब्रेन हो जाएंगी वो लाइसिस कर जाएंगी यानी ब्रेक डाउन कर जाएंगी, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मतलब अगर एक क्रिस क्रॉस में अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने पढ़ा क्या इसमें, हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या रहेगा, ये बीटी, ये क्या है, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है। इससे बीटी टॉक्सिन जीन रहेगा, इससे प्रोटीन बनेगा। इस जीन से हमारा क्या बनेगा, बाहर आकर के प्रोटीन बनेगा। इस प्रोटीन का यूज़ करते हैं किसके लिए, ताकि ये क्या करे, इंसेक्ट को किल करे, ठीक है। और इसके ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो होता है ये क्या होता है, टॉक्सिन इन नेचर होता है फॉर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के लिए। और इस टॉक्सिन प्रोटीन को अगर क्या करता है, कोई इंसेक्ट क्या करता है, इंजेस्ट करता है, खा लेता है, तो ये प्रोटीन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में उस इंसेक्ट में चला जाता है। लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उस जब इंसेक्ट के अंदर जाएगा तो उसमें उसका पीएच जो होता है वो क्या होता है, अल्कलाइन यानी बेसिक होता है, उसके गट का पीएच इंसेक्ट के, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, टॉक्सिन हमारा एक्टिवेटेड हो जाता है। एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, एपिथेलियल सेल में पोर्स मतलब क्रिएट कर देगा, स्वेलिंग कॉज कर देगा, लाइसिस कर देगा मेम्ब्रेन की, और डेथ हो जाएगा फाइनली। अब हम मूव करते हैं, बीटी टॉक्सिन जीन जो होता है इसको आइसोलेट हम कर रहे हैं बैक्टीरिया से। आइसोलेट करने के बाद इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे हम लोग किसमें, बीटी टॉक्सिन, बीटी कॉटन प्लांट में, ताकि वो प्लांट क्या हो जाए, रेजिस्टेंस हो जाए इन लेपिडोप्टेरन और डिप्टेरन इंसेक्ट्स वगैरह से। और बीटी टॉक्सिन जीन इनकोड करता है क्या क्या जीन, क्राई, ये क्या नाम लिखा हुआ है, क्राई, अगर हम लोग जूम करके देखें क्या लिखा हुआ है, क्राई फर्स्ट AC और क्राई फर्स्ट AB, ये दोनों क्या हैं, जीन है जो इनकोड कर रहे हैं बीटी टॉक्सिन जीन को। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये रेजिस्ट करता है कॉटन बॉल वॉर्म डिजीज़ से और कॉर्न बोरर डिजीज़ से। तो होप आपको बीटी टॉक्सिन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत शॉर्ट में इसका नोट बनाया हुआ है, आप लोग पढ़िए अच्छे से और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, मतलब एक ऐसा प्लांट हम बनाएंगे जो मतलब पेस्टिसाइड से, नाम से ये देखिए, ये पेस्टिसाइड से रेजिस्ट करेगा, ऐसा प्लांट रहेगा। तो मान लीजिए ये टोबैको प्लांट है, तो इस टोबैको प्लांट को किसी नेमाटोड ने, यानी नेमाटोड है जिनका नाम लिखा हुआ है, ये क्या किया है, नेमाटोड ने इन्फेक्ट कर लिया है इस टोबैको प्लांट के रूट को, ठीक है, इन्फेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से इस प्लांट का ईल्ड कम हो गया है। ईल्ड मतलब प्रोडक्शन कम हो गया है। तो इसका प्रोडक्शन कम हो गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए कोई ना कोई प्रिवेंशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिवेंट करने के लिए इस प्लांट को, इस इंसेक्ट से हम क्या करेंगे, इस नेमाटोड से बचाने के लिए इस प्लांट के लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, RNA इंटरफेरेंस का यूज़ करेंगे। RNA इंटरफेरेंस जो होता है ये प्रेजेंट होता है इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। इसका यूज़ हम सेलुलर डिफेंस के लिए करते हैं, मतलब सेल को बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। और साइलेंस करता है स्पेसिफिक mRNA और RNA इंटरफेरेंस कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या कर देता है, साइलेंस कर देता है स्पेसिफिक mRNA को, RNA इंटरफेरेंस कॉम्प्लीमेंट टू डबल स्ट्रैंडेड RNA एंड बाइंड डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो हमारा RNA इंटरफेरेंस है, RNA इंटरफेरेंस है, तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। तो ये हमारा क्या है, RNA इंटरफेरेंस है, और मान लीजिए ये हमारा क्या है, डबल स्ट्रैंड DNA है किसी नेमाटोड का। ये मान लीजिए किसी नेमाटोड का क्या है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है। तो ये जो RNA इंटरफेरेंस है ये आएगा और ये क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसी एक स्ट्रैंड के, इस नेमाटोड के डबल स्ट्रैंड DNA के किसी एक स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट अपोजिट रहेगा, और ये इससे बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद क्या करेगा, इस डबल स्ट्रैंड DNA को क्या कर देगा, जो नेमाटोड का है इसको साइलेंस कर देगा, यानी इसका ट्रांसलेशन क्या कर देगा, रोक देगा। ट्रांसलेशन रोकने का मतलब इसका mRNA से प्रोटीन बनना रुक जाएगा और साइलेंस हो जाएगा। प्रोटीन बनेगा ही नहीं तो ये एक्सप्रेस होगा ही नहीं। इस तरीके से हम अपने प्लांट को क्या कर लेंगे, बचा लेंगे रेजिस्टेंस से। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डील करने वाले हैं जेनेटिक थेरेपी क्या होता है।
जेनेटिक थेरेपी में क्या करते हैं, अगर किसी पेशेंट को अगर कोई जेनेटिक हेरिडिटरी डिजीज़ है, जेनेटिक मतलब उसके जीन में कोई ना कोई डिफेक्ट है, और हेरिडिटरी डिजीज़ मतलब कोई ऐसी डिजीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट हो गई है, पेरेंट्स में भी थी अब उनके बच्चों में भी आ गई है, तो ऐसे डिजीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिक डिफेक्ट बोलते हैं। और इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, उनका जो जीन होता है उनमें जो नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंसेस होते हैं उनको हम क्या कर देंगे, उन सीक्वेंस को करेक्ट कर देंगे, उनका जीन हम क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे, किसके थ्रू, जीन थेरेपी के थ्रू, और फिर उसको डायग्नोज करेंगे और ट्रीट कर देंगे हम उस डिज़ीज़ को। तो सीधी सी बात है, अगर किसी को डिजीज़ हुई है, जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है, तो उसका जीन हम लेंगे, उसको करेक्ट करेंगे जीन थेरेपी के थ्रू और उसको ट्रीट कर देंगे, ये कहने का मतलब है। तो इनमें होता क्या है, अगर हम लोग देखें तो अगर ये डिज़ीज़ है, एक डिज़ीज़ है हमारी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। ये किसके थ्रू होती है, डिलीशन के थ्रू होती है। डिलीशन मतलब कोई डीएनए होता है, डीएनए हमारा नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर के बना होता है। डीएनए हमारा क्या होता है, अगर हम लोग देखें, मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, डीएनए हमारा किससे मिलकर के बना होता है, एटीजीसी नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर के बने होते हैं। ये ढेर सारे ऐसे सीक्वेंस होंगे हमारे, ATT ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस होंगे। तो इन सीक्वेंस में हो सकता है कोई ये जी वाला डिलीट हो गया हो, तो अगर ये ग्वानिन अगर डिलीट हो जाएगा तो तीन नाइट्रोजनस बेसिस मिल करके एक कोडॉन बनाते हैं और उनसे क्या होता है, प्रोटीन हमारा बनता है। तो पहले ये तीनों मिल करके कोडॉन बना रहे थे, तो हो सकता है कोई और अमाइनो एसिड बना रहे हो, लेकिन जब जी डिलीट हो जाएगा इसकी जगह क्या हो जाएगा, ATC आ जाएगा, एक कोडॉन होगा, फिर ATT ये सेकेंड कोडॉन हो जाएगा। तो मानिए डिलीशन की वजह से क्या हो जाएगा, कोडॉन में चेंजेस आ जाएगा और प्रोटीन क्या होगा, डिफरेंट टाइप का बन जाएगा। तो इस डिज़ीज़ में क्या होता है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए, वो जीन का जो सीक्वेंस होता है वो डिलीट हो जाता है, इसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो जाती है। और ये जो एडेनोसिन डीएमिनेज है ये क्या करता है, इसका इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा रोल होता है, मतलब इम्यून रिस्पांस में इसका बहुत रोल होता है। इस डिज़ीज़ को हम डायग्नोस कैसे करेंगे, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करके या फिर बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसको हम लोग ये कैसे होता है, अब देखिए इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई पेशेंट है जिसको ये डिज़ीज़ हुई है, तो इसका हम क्या करेंगे, लिम्फोसाइट लेंगे, लिम्फोसाइट आइसोलेट कर लेंगे, निकालने के बाद क्या करेंगे, ब्लड से लिम्फोसाइट लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कल्चर करेंगे आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर इसको कल्चर करेंगे। तो देखिए यहाँ कल्चर हम कर रहे हैं, कल्चर करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक रेट्रोवायरल वेक्टर ले लेंगे, एक ऐसा वेक्टर लेंगे, लेकिन कैसा रहेगा, रेट्रोवायरल रहेगा वेक्टर। उसमें क्या करेंगे, हम इस जीन को, ADA जीन को हम क्या कर देंगे, इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ADA जीन को हम क्या किए, इस रेट्रोवायरल वेक्टर में इनकॉर्पोरेट कर दिए। इनकॉर्पोरेट करने के लिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम क्या कर देंगे, इस कल्चर लिम्फोसाइट में डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, इस पूरे कल्चर लिम्फोसाइट अलॉन्ग विद रिकम्बिनेंट जो वेक्टर है इसको हम रिटर्न कर देंगे, पेशेंट में कर देंगे, और ये डिज़ीज़ क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। और ये क्या होता है, पेशेंट नीड पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड, और पेशेंट को क्या चाहिए, बार बार ऐसा, मतलब कि ये इन्फ्यूजन बार बार देना पड़ता है, जो ये हम लिम्फोसाइट का मतलब इन्फ्यूजन दे रहे हैं, ये बार बार पीरियडिकली हमको देना पड़ेगा, तभी पेशेंट हमारा क्या रहेगा, रिकवर करेगा। नेक्स्ट हम लोग डील करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन और मेडिसिन में क्या क्या है। तो अगर हम लोग देखिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उनमें क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट मतलब डायबिटीज़ होती कैसे है, डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन जो हमारा होता है वो क्या करता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ इंसुलिन बन ही नहीं पाता, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो ये डायबिटिक पेशेंट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इंसुलिन का, ताकि और इंसुलिन का यूज़ करते हैं, और ये इंसुलिन हम क्या करते हैं, अगर हम इसको जूम करें, इंसुलिन को हम क्या करते हैं, दे टेक आर आइसोलेटेड फ्रॉम, अब इंसुलिन तो उनके बॉडी में बन रही नहीं है उस डायबिटिक पेशेंट में, तो ये इंसुलिन हम क्या करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले लेंगे, ठीक है। जैसे कैटल हो गया, और कौन हो गया हमारा, कैटल हो गया, पिग्स हो गया, इनके पैनक्रियास से हम क्या करेंगे, हम इंसुलिन को आइसोलेट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी निकाल लेंगे, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, उस डायबिटिक पेशेंट में इंसर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब देखिए
अर्लियर इंसुलिन यूज फॉर डायबिटिक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर कैटल एंड पिग्स, मतलब क्या करेंगे, इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कैटल और पिग्स के पैनक्रियाज से, बट समटाइम कॉज एलर्जी, पर इस कभी कभी क्या होता है, एलर्जी भी कॉज कर देता है, ठीक है, इंसुलिन। और इंसुलिन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इनमें क्या होता है, हमारा 2 चेन होते हैं। अगर हम लोग देखें 2 चेन होते हैं, पहला क्या है, चेन ए पॉलीपेप्टाइड है और दूसरा क्या है, चेन बी पॉलीपेप्टाइड है। और दोनों चेन जो होते हैं लिंक्ड होते हैं किसके थ्रू, डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखिए ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इनके थ्रू ये क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। अब हम लोग देखें इधर क्या लिखा हुआ है, तो इंसुलिन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है। सबसे पहले इंसुलिन कैसे बनता है, प्रो हार्मोन इसका बनता है, यानी प्रो एंजाइम बनता है, जिसमें ए चेन भी होता है, बी चेन भी होता है, एक फ्री सी पेप्टाइड चेन भी होते हैं। तो इस प्रो हार्मोन जो होता है या प्रो एंजाइम होता है, इसको हमको प्रोसेस करना पड़ता है। इसको हम प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद ये जो सी वाला जो पेप्टाइड है ना, ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है मैच्योरेशन के टाइम में। और जैसे ही ये सी वाला पेप्टाइड रिमूव होगा तो हमारा फुल्ली मैच्योर इंसुलिन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, और वो फंक्शनल इंसुलिन हमारा रहेगा, जिसमें क्या होगा, सिर्फ ए और बी चेन रहेगा। यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ें बताई कि ए बी सी तीनों अगर चेन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम प्रो हार्मोन बोलेंगे। इसको प्रोसेस करने में सी चेन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और मैच्योर इंसुलिन बन जाएगा, जिसमें ए और बी ही चेन रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें और क्या लिखा हुआ है, 1983 में अगर हम लोग देखें तो एली लिली अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, प्रिपेयर किया था 2 डीएनए सीक्वेंस, मतलब 2 डीएनए सीक्वेंस उन्होंने बनाया, जिसमें चेन ए था, चेन बी था। दोनों चेन को हम लोग क्या किए, प्लाज्मिक वेक्टर, ई कोलाई का प्लाज्मिक वेक्टर था, उसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर दिए। देखिए चेन ए और चेन बी को हम क्या किए, प्लाज्मिक वेक्टर में कर दिए और ये रिकम्बिनेंट वेक्टर हमारा बन गया। तो इनमें क्या है, चेन ए भी है, चेन बी भी है। तो चेन ए और चेन बी एक्सट्रैक्ट किए और उसको फिर क्या किए हम लोग, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसमें चेन ए और चेन बी में क्या किए, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिए और इसको एज अ इंसुलिन हम यूज़ करने लगे और इसको डायबिटिक पेशेंट को देने पे उनको ट्रीटमेंट देना शुरू हो गए। तो इसका यूज़ हम लोग क्या किए, डायबिटिक पेशेंट के लिए हम लोग यूज़ किए। तो अभी मैंने इतने ही एप्लीकेशन आप लोगों के लिए रखे थे। तो होप आपको मैंने जितना भी पढ़ाया बहुत अच्छा लगा हो, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।